हेलो गाइस, तो इस पार्ट में यूसिन जियांगजी को घर वापस ले जाने आई थी, तो वो भी उसके साथ चली जाती है। वो जैसे ही घर पहुंचती है, उसके डैड उससे अच्छे से बात करने लगते हैं कि तुम बहुत दिनों के बाद घर वापस आई हो, ये घर तुम्हारा भी है, तुम इसे अपना ही घर समझो। और वो उसके और चंग्यान के बारे में कुछ कह ही रहे थे, पर वो उन पर ध्यान नहीं दे रही थी और सारे एंटिक पीस एक बैग में भरने लगती है। ये देखकर स्टेप मॉम की तो जान ही निकल जा रही थी कि ये क्या कर रही है, और वो उसे छीनने की कोशिश कर रही थी। डैड भी कहने लगते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो, ये बहुत ही महंगे एंटिक्स हैं। जियांगजी कहती है, पर ये तो मेरा है ना, आप ने तो कहा था कि ये घर मेरा भी है, तो ये सारी चीजें भी तो मेरी ही हुई ना, अगर मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहूँ तो ले जा सकती हूँ। डैड कहते हैं, हाँ मैंने कहा था कि ये तुम्हारा भी है, अगर तुम इन्हें ऐसे ले जाओगी तो ये टूट भी तो सकते हैं और ये बहुत ही महंगे हैं। वो कहती है, आपने सही कहा, ये टूट भी सकता है, इसलिए आप ये घर ही मेरे नाम पर ट्रांसफर कर दीजिए। ये सुनकर यूसिन उस पर चिल्लाने लगती है कि मैं तुम्हें इसलिए यहाँ नहीं लेकर आई हूँ कि प्रॉपर्टी के लिए मैं तुमसे फाइट करूँ। जियांगजी कहती है, कौन तुमसे फाइट कर रहा है, ये सब मेरा ही तो है। स्टेप मॉम कहती है, हम सब एक फैमिली ही तो है, आओ बैठकर शांति से बात करते हैं। पर वो कहने लगती है कि तुम और यूसिन कब से मेरा फैमिली हो गए, मेरा तुमसे कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। तो वो एक्टिंग करने लगती है कि हस्बैंड देखो ना, तुम्हारी डॉटर मुझे पसंद नहीं करती। डैड उसे कहते हैं, तुम और यूसिन हाफ ही सही ब्लड रिलेटेड हो और तुम इसे छुटला नहीं सकती। जियांगजी कहती है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपकी एक ओनली वन चाइल्ड हूँ। और वो ऐसी ऐसी बातें करने लगती है जैसे कि स्टेप मॉम डैड को चीट कर रही है। ये सुनते ही वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि ये तुम कैसी नॉनसेंस बातें कर रही हो, मुझे पता है कि तुम मुझे लाइक नहीं करती, इसलिए ये सब कुछ बोल रही हो। और मन ही मन सोचने लगती है, कहीं इसे मेरे अफेयर्स के बारे में पता तो नहीं चल गया, क्या इसने मुझे इन्वेस्टिगेट करवाया है। नहीं नहीं, मुझे जल्दी से इसे यहाँ से बाहर निकालना होगा। और वो उसे कहने लगती है, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, अभी तुम अपने डैड से माफी मांगो। वो कहती है, पर मैंने तो कुछ गलत कहा ही नहीं, 3 साल के अंदर तुमने 10 ऑपरेशन करवाया है, वो भी अलग अलग मैन से, डजन्स लाइफ चले गए, ये कितना अनलकी है। वो कहने लगती है, तुम अनलकी हो, अगर तुम मुझे ऐसे ही स्कैंडल करती रही तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पर जियांगजी उसे सच बोलने की दवा खिला देती है। यूसिन उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने मेरी मॉम को क्या खिला दिया। डैड भी उस पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की और अपनी मॉम को पॉइजन देने की। और वो मेड्स को उसे बेसमेंट में लॉक करने के लिए कह देता है। जियांगजी कहती है, आप 1 मिनट आंटी की एक्सप्लेनेशन तो सुन लीजिए। अभी वो सब कुछ सच बताने लगती है, क्या हो गया अगर मैं बाहर जाकर यंग लड़कों के साथ थोड़ा सा एंजॉय कर लिया तो। हाँ, मैं हर रोज नाइट क्लब जाकर पैसा स्पेंड करती हूँ, वैसे भी तुम्हारे डैड से तो कुछ होता नहीं है, अब वो ओल्ड हो चुके हैं। डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि ये तुम क्या बोले जा रही हो। तो वो उन्हें कहती है कि यूशिन आपकी डॉटर नहीं है। ये सुनकर तो वो उस पर और भी गुस्सा करने लगते हैं और उसे डांट रहे थे। अभी उसे भी एहसास हो जाता है कि उसने तो सब कुछ सच बोल दिया और वो उसे माफी मांगने लगती है। यूसिन भी अपने डैड को समझाने लगती है कि ये सब कुछ जियांगजी ने किया है, हमारी फैमिली को तोड़ने के लिए, आप इस सब में बिलीव मत कीजिए। डैड भी उनकी बातों में आ जाता है और चंग्यान पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम जल्दी से चंग्यान को डिवोर्स देकर ये शहर छोड़कर चली जाओ, अगर तुम ये शहर छोड़कर नहीं गई तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। दूसरी साइड असिस्टेंट जियांगजी के बारे में सब कुछ इन्वेस्टिगेट करके चंग्यान को बताता है कि बचपन में ही उसकी मॉम की डेथ हो गई थी, इसलिए जियांग फैमिली को लगता है कि वो अनलकी है और इसीलिए उन्होंने उसे माउंटेन पर अबंडन छोड़ दिया था। पर वो जिस मास्टर के बारे में बताती रहती है उसके बारे में कुछ नहीं पता चला। तो वो कहता है, जल्दी से उस मास्टर के बारे में पता लगाओ, तभी उसके रियल मोटिव के बारे में पता चलेगा कि वो मेरे क्लोज क्यों आई है। तभी असिस्टेंट को पता चलता है कि जियांगजी सुबह जियांग हाउस में गई थी और वो अभी तक वापस नहीं आई है। ये सुनते ही चंग्यान भी वरीड हो जाता है और उसे ढूंढने के लिए जियांग हाउस जाने लगता है। वही उसके डैड जियांगजी को ये शहर छोड़कर जाने के लिए कह रहे थे, पर वो कहती है कि मैं यहाँ से क्यों जाऊँ। उसके डैड कहते हैं, तुम बहुत ही अनलकी हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारी मॉम की भी डेथ हो गई, तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली भी बर्बाद हो जाएगी, अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जियांगजी कहती है, मेरे साथ नहीं, तुम लोगों के साथ बुरा होने वाला है, तुम्हारी कंपनी बहुत जल्द बैंकरप्ट होने वाली है और तुम लोग जेल जाने वाले हो। ये सुनते ही वो लोग उस पर गुस्सा करने लगते हैं, ये तुम क्या कह रही हो, हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, वो ऐसे कैसे बैंकरप्ट हो जाएगी, तुम हमें कर्ज कर रही हो। और मॉम उसे घर से बाहर निकलवाने के लिए कहती है। तो डैड ऐसा ही करने वाले थे, पर जियांगजी काउंट करने लगती है। वो जैसे ही काउंट खत्म करती है, डैड को फोन आता है और उन्हें पता चलता है कि वो जो बिल्डिंग बना रहे थे वो कोलैप्स हो गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से उसी का नाम सामने आ रहा है, तो उसे कहीं जाकर छुप जाना चाहिए। ये सुनकर तो वो परेशान ही हो जाता है, ये सब कैसे हो सकता है। तभी जियांगजी कहती है कि ये घर मेरे नाम पर ट्रांसफर कर देना, कहकर वहाँ से जाने लगती है। पर वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कहकर नाइफ लेकर उस पर अटैक कर देता है। पर तभी चंग्यान आकर उसे सेव कर लेता है और इसी चक्कर में उसे थोड़ा सा चोट भी लग जाता है। उसे यहाँ देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और मॉम कहने लगती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो कोई सीरियस इलनेस है जिस वजह से तुम कहीं आते जाते नहीं हो। यूसिन भी शॉक्ड होकर कहती है कि तुम तो ऑलमोस्ट मरने ही वाले थे, तो फिर तुम इतने ब्रेवली चलकर कैसे आ रहे हो और पहले से इतना हेल्दियर कैसे दिख रहे हो। पर वो तो उन लोगों पर गुस्सा करने लगता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमेन को टच करने की। तो डैड जियांगजी की बुराई करते हुए कहते हैं कि इसके ऊपर बेड लक है। अभी असिस्टेंट उसे थप्पड़ मार देता है और फिर चंग्यान कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को स्कैंडल करने की। और असिस्टेंट से कहता है कि तुम एक अच्छे लॉयर को ढूंढो, मैं इन लोगों को सफर करते हुए देखना चाहता हूँ। नेक्स्ट दिन में जियांगजी
चंगयान की चोट पर दवाई लगा रही थी। तो वो उसे कह रहा था कि अगली बार से तुम अकेले कहीं भी नहीं जाओगी। तुम्हें पता है अगर मैं आज टाइम पर वहाँ नहीं पहुँचता तो पता नहीं क्या होता। यांगजी कहती है तुम मेरे लिए वरीड हो, इसका मतलब तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो, है ना। तो बात को घुमाने के लिए कह देता है कि तुम फू फैमिली की यंग मिस्ट्रेस हो तो तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है, तुम ज्यादा मत सोचो। वो गिरने वाली थी तो चंगयान उसे बचा लेता है और इसी बीच दोनों क्लोज हो जाते हैं और फिर दोनों ऑकवर्ड होकर साइड हो जाते हैं। तभी असिस्टेंट कुछ खाने के लिए लेकर आता है तो यांगजी मजे से उसे खाने लगती है। फिर असिस्टेंट चंगयान को बताता है कि हम जिस ओल्ड इमोर्टल को ढूंढ रहे हैं, न्यूज मिला है कि उसका एक डिसाइबल माउंटेन के नीचे आया है। वो एक ऑक्शन में जाने वाला है, वहाँ जो भी विनर होगा वो उससे मिलेगी। तो हमें भी उस ऑक्शन में जाना चाहिए। उम्मीद है कि वो आपको पूरी तरह से ठीक कर सकती है। ये सुनकर तो वो वहाँ जाने के लिए एक्साइटेड हो जाता है और वो लोग वहाँ के लिए निकलने ही वाले थे। तभी जियांग जी उस जगह का नाम सुनकर कहती है कि मुझे भी आप लोगों के साथ जाना है। चंगयान पहले तो मना कर रहा था कि वो कोई फन करने की जगह नहीं है। असिस्टेंट भी मना कर रहा था कि आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा और वो सोचने लगती है सिस्टर ने तो कहा था कि वहाँ बहुत फन होने वाला है और याद करने लगती है कि उसके सीनियर सिस्टर ने बताया था कि वो ऑक्शन उसी के लिए ही ऑर्गेनाइज किया गया है और उसे वहाँ आना चाहिए। पर ये लोग जिस इमोर्टल के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में तो उसके सिस्टर ने कुछ नहीं बताया था। तो वो वहाँ जाकर देखना चाहती है कहीं ये लोग किसी से फूल ना बन जाएं। और फिर चंगयान भी उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है पर उसे कहता है कि तुम इस ड्रेस में नहीं जा सकती। तो वो कहती है क्या हुआ, ये ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा है क्या, मैं अच्छी नहीं दिख रही, ये ड्रेस स्पेशली मास्टर ने मेरे लिए बनवाया है। असिस्टेंट कहता है ऐसी बात नहीं है, वहाँ बहुत ही रिच और नोबल फैमिली के लोग आने वाले हैं और अब आप एक रिच लेडी बन गई हैं तो आपको भी उसी तरह से जाना चाहिए ना। तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है कि मैं नहीं जाऊंगी। तभी चंगयान उसे 1 मिलियन देता है ड्रेस शॉपिंग करने के लिए। इससे तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और फिर असिस्टेंट से कहता है तुम जाकर एक एक्सपर्ट को हायर करो जो हमें जीतने में हेल्प करे। दूसरी साइड मिंग को भी इस न्यूज के बारे में पता चल गया था और वो अपने डैड से डिस्कस कर रहा था कि अगर चंगयान को वो डिसाइबल मिल गया तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। वो तो जीतने के लिए एक एक्सपर्ट को भी हायर कर चुका है। पहले तो डैड उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम्हें इतना इम्पेशेंस होकर कंपनी जाकर इतना हंगामा करने की क्या जरूरत थी, अगर वो तुम्हारे लोगों को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है तो तुम भी ऐसा ही करो। इससे मिंग को भी समझ आ जाता है कि उसे अब क्या करना है। वही जियांगजी जब रेडी होकर आती है तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी और चंगयान तो बस उसे देखता ही रह जाता है। तो वो कहती है क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, मैं कैसी दिख रही हूँ। वो खुद को होश में लाकर कहता है ठीक ठाक दिख रही हो। और असिस्टेंट कहने लगता है बस ठीक ठाक नहीं, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो और उस यूसिन का तो आपसे कोई कंपेयर ही नहीं है। बॉस बहुत ही लकी है जो उनकी मेरे आपसे हुई है। तो वो उसे थैंक यू कहती है और फिर दोनों ऑक्शन के लिए निकल जाते हैं। वो लोग जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं एंट्रेंस पर जियांगजी का एक बचपन वाला फोटो लगा हुआ था। उसे देखकर वो सोच रही थी मेरा कितना अगली वाला फोटो लगा हुआ है, अच्छा हुआ कि अंकल नोटिस नहीं कर रहे हैं और मैं बताऊंगी भी नहीं, ये कितना एम्बैरेसिंग है। वहाँ के लोग चंगयान के बारे में बातें करने लगते हैं कि ये तो वही है ना जो ज्यादा दिन नहीं जीने वाला, इसे कोई वाइफ नहीं मिल रही थी इसीलिए किसी कंट्री साइड पंपकिन से मैरिज कर लिया। पर इसे देखकर लगता नहीं है कि कंट्री पंपकिन है, ये तो सेलिब्रिटी से भी ज्यादा प्रिटी लग रही है। मिंग भी उसे देखकर इम्प्रेस हो जाता है कि लगा नहीं था ये इतनी ब्यूटीफुल होगी। इरादा तो था इसे मारने का पर अब मैं इसके साथ पहले फन करूंगा। यूशिन ये सब देख देख कर गुस्सा कर रही थी। तभी होस्ट अनाउंस करता है कि वहाँ पर बहुत सारे स्टोन्स हैं और उसके अंदर बहुत ही वैल्यूएबल जेट छुपा है, जिसके स्टोन में वो निकलेगा वही विनर होगा और उसे ओल्ड इमोर्टल के डिसाइबल से मिलने का मौका भी मिलेगा। चंगयान भी सोच लेता है कि ये मेरे लिए एक आखिरी मौका है। पर तभी उसे पता चलता है कि उसने जिस एक्सपर्ट को हायर किया था वो उसे धोखा देकर मिंग के साइड पर चला गया है। वो उससे माफी मांगता है कि पहले मैंने आपको प्रॉमिस किया था पर मिंग ने मुझे बहुत अच्छा ऑफर दिया जिसे मैं मना नहीं कर पाया। असिस्टेंट उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वो कहता है मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, ये सबको पता है कि ये कुछ ही दिन में मरने वाला है तो मैं इसके साथ साइन क्यों करूं। चंगयान भी मान चुका था कि शायद यही उसकी डेस्टिनी है, वो उस डिसाइबल से नहीं मिल पाएगा। तभी जियांगजी कहती है कि चिंता मत करो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, मुझे ऑरा रीडिंग के बारे में पता है। ये सुनकर मिंग और यूशिन उसकी मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम बस पुअर कंट्री पंपकिन हो, तुम्हें इस सब के बारे में कहाँ पता होगा, लगता है कि तुम्हारी ब्रेन में कुछ इशू है। अच्छी जोड़ी है दोनों की, एक को ब्रेन में गड़बड़ी है तो दूसरे को कोई इलनेस है। मिंग कहता है अगर तुम प्ले करना चाहती हो तो ठीक है, एक बेट लगाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे स्टोन है, अगर तुम्हारे चूज किए हुए बेस्ट जेट निकल गया तो तुम विन कर लोगी, अगर तुम हार गई तो तुम्हें मेरे सामने नील डाउन होना होगा और मैं तुम्हारे साथ जो चाहे कर सकता हूँ। जियांगजी पूछती है अगर तुम हारे तो। वो कहता है तुम जोक कर रही हो क्या, मेरे साथ बेस्ट एक्सपर्ट है, मैं कैसे हार सकता हूँ, फिर भी अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारे सामने नील डाउन होकर तुम्हें 3 बार ग्रैंडमा कहकर बुलाऊंगा। चंगयान और असिस्टेंट उसे मना कर रहे थे कि ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, इम्पल्सिव होकर कुछ भी डिसीजन मत लो। पर वो कहती है कि मैं उसे बीट कर सकती हूँ और मिंग से कहती है अगर तुम हारे तो मैं नहीं चाहती कि तुम नील डाउन होकर मुझसे 3 बार ग्रैंडमा कहो, मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे स्टोन से जेट निकलेगा तुम उसे 10 टाइम्स ज्यादा पे करके उसे बाय करोगे और तुम अंकल के सामने नील डाउन होकर 100 टाइम्स कहोगे कि तुम दोबारा ऐसा कुछ नहीं करोगे। वो तो ओवर कॉन्फिडेंस था कि वो हार ही नहीं सकता क्योंकि उसके साइड पर एक्सपर्ट जो है और वो उसे बैट लगा लेता है। चंगयान अभी भी उसे मना कर रहा था कि तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बहुत ही एक्सपर्ट
है, तुम उसे बीट नहीं कर पाओगी, तुम क्वाइट कर दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। पर वो कहती है अगर मैं जीत गई तो रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें मेरे साथ yin yang बैलेंसिंग करना होगा। तो वो कहता है अभी ये सब बातें करने का टाइम नहीं है, तुम ये सब क्या बोले जा रही हो। पर वो कहती है कि मुझे रिवॉर्ड के तौर पर यही चाहिए। यूसिन भी मनी मन प्लान कर रही थी कि आज तो मैं इसकी अच्छी खासी इंसल्ट करूंगी, और फिर दोनों स्टोन चूज करने लगते हैं। जियांग जी देखते देखते एक्सपर्ट के साइड पर चली जाती है तो वो कहने लगता है तुम मुझे फॉलो कर रही हो ना, ताकि तुम जान सको कि मैं कौन सा वाला चूज करने वाला हूँ। मिंग भी कहने लगता है कि शायद तुम्हारा यही प्लान है कि एक्सपर्ट जो भी चूज करेगा वो तुम उससे छीन लोगी। यूसिन कहती है हमने इसे बचपन में घर से बाहर निकाल दिया था, तो ये सरवाइव करने के लिए चोरी ही तो करती होगी। पर जियांग जी अपनी मैजिक का यूज करके एक स्टोन चूज कर लेती है। पर तभी एक बंदा कहता है कि एक्सपर्ट मास्टर ने इसे चूज नहीं किया, इसका मतलब इसमें कुछ नहीं होगा, तो अच्छा होगा कि तुम कोई और चूज कर लो। पर वो मना कर देती है कि मुझे यही चूज करना है। मास्टर कहता है लगता है कि तुम अपने एरोगेंस में आकर सबके सामने अपना मजाक बनाना चाहती हो, इसमें ट्रू स्किल की जरूरत होती है। और तब तक वो अपना स्टोन भी चूज कर चुका था। पहले उसी का ही स्टोन कट किया जाता है तो उसमें से एक ग्रीन जेट निकलता है जिसका वर्थ 10 बिलियन है। ये देखकर सब लोग शॉक्ड हो गए थे क्योंकि ये बहुत ही रेयर है, इतनी आसानी से नहीं निकलता। ये देखकर तो असिस्टेंट भी परेशान हो गया था और वो जंगियान से कहता है इसे देखकर तो लगता नहीं है कि मैडम जीत पाएंगी, तो क्या मैं किसी से कहकर मैडम को यहाँ से फोर्सफुली ले जाऊँ। पर वो मना कर देता है कि इम्पल्सिव होकर कुछ भी मत करो, इस ऑक्शन के ओनर के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट प्रिपेयर करो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस मिंग के बैट को इफेक्टिव नहीं होने दूंगा। मिंग और यूशिन तो खुश हो रहे थे कि इससे ज्यादा कीमती तो और कुछ निकल ही नहीं सकता, इसका मतलब हम जीत गए। और वो जियांग जी को नील डाउन होने के लिए कह रहे थे, पर वो कहती है कि इतनी जल्दी भी सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, अभी तक तो मेरा स्टोन भी कट नहीं किया गया। मिंग पहले तो उसकी मजाक उड़ाने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है ग्रीन जेट से भी कुछ भी ज्यादा वैल्यूएबल निकल सकता है, पर कोई नहीं, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। और उसका स्टोन भी कट किया जाता है पर उसमें कुछ नहीं निकलता। ये देखकर तो वो खुद भी शॉक्ड हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा ऑरा रीडिंग गलत कैसे हो सकता है। तो वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि देखा इसमें कुछ नहीं निकला, ये तो वेस्ट है। यूशिन कहती है अच्छा हुआ कि जियांग फैमिली में तुम्हें बचपन में ही अबंडन कर दिया था, वरना आज तुम्हारी वजह से एम्बैरेस होना पड़ता। जियांग जी कहती है पर अभी मेरे स्टोन पूरी तरह से कट नहीं हुआ है। यूशिन कहती है तुम अपनी हार मान लो और नील डाउन हो जाओ तो मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोच सकती हूँ। मिंग कहता है अगर ये और ज्यादा ह्यूमिलेट होना चाहती है तो कोई बात नहीं, और वो फिर से स्टोन कट करने के लिए कह देता है। असिस्टेंट चंगियान को बताता है कि ये ऑक्शन का ओनर आ ही रही है, वो रास्ते में ही है, अगर वो एक बार यहाँ आ गई तो मिंग उसे भी अपने साइड पर ले लेगा। तो वो कहता है कि उसके लिए 5% शेयर ट्रांसफर करने का पेपर बनाओ। ये सुनकर वो शॉक्ड होकर कहता है ये सब कुछ आपके पेरेंट्स ने आपके लिए छोड़कर गए थे, आप एक वुमेन के लिए किसी को ये कैसे दे सकते हैं। वो कहता है जियांग जी मेरी वजह से इस सब में फंसी है और मैं बस ऐसे खड़ा होकर सब कुछ नहीं देख सकता। स्टोन को दोबारा कट किया जाता है तो उसमें से एक रेड जेट निकलता है, पर वो इतना वैल्यूएबल नहीं था और उसका प्राइस भी बहुत ही कम था। तो वो एक और बार कट करने के लिए कह रही थी, तो वो लोग फिर से उसे टॉन्ट करने लगते हैं कि तुम चाहे जितनी बार भी इसे कट करवा लो, इसमें कुछ नहीं निकलने वाला। तो इस बार वो खुद ही जाकर उस स्टोन को अपनी मैजिक से तोड़ देती है। तो उसमें से 2 जेट निकलते हैं, एक गोल्डन जेट जिसका वर्थ बस कुछ मिलियन का ही था, दूसरा ड्रैगन जेट निकलता है और ये बहुत ही वैल्यूएबल था, उसका वर्थ 100 बिलियन है। ये इतना रेयर है कि मिलियन ईयर्स पहले लास्ट टाइम मिला था। सब लोग इसे देखकर शॉक्ड ही हो गए थे कि ये तो मैजिक हो गया। पर असिस्टेंट तो खुश होने लगता है कि इसका मतलब हम जीत गए। चंगियान मिंग से कहता है अब हम जीत गए हैं तो तुम्हें अपनी प्रॉमिस पूरा करना होगा। और वो मास्टर कहने लगता है कि इम्पॉसिबल ये हो ही नहीं सकता, जरूर तुम लोगों ने इसे टेम्पर किया है, ये फेक है। जियांग जी उसके पास लाकर दिखाते हुए कहती है अच्छे से देखो और बताओ कि कहीं से भी तुम्हें ये फेक लग रहा है। वो कहता है मैंने अपने लाइफ में ऐसा जेट कभी नहीं देखा। और वो कुछ कहता है इससे पहले ही मिंग कहने लगता है कि ये फेक है, तुम लोगों ने ही इसे टेम्पर किया है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, ऐसा करके तुम लोगों ने इस ऑक्शन की ओनर की डिसरेस्पेक्ट की है। तभी वहाँ पर वो ओनर भी आ जाती है और वो कोई और नहीं बल्कि जियांग जी की सीनियर सिस्टर ही थी। वो आते ही कहती है कि कौन मेरे ऑक्शन में ट्रबल क्रिएट कर रहा है। तो मिंग कहने लगता है कि ये लोग आपकी ऑक्शन की इंसल्ट कर रहे हैं और सारा ब्लेम उन पर डाल देता है। असिस्टेंट डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था पर चंगियान कहता है कि मैं खुद हैंडल करूंगा, और वो सब कुछ सच सच बता देता है कि हमारे बीच बेट लगी थी जिसमें ये हार गया है और उसी हिसाब से उसे हमें 100 टाइम्स वो करना होगा और हमारे स्टोन को 10 टाइम्स ज्यादा पे करके बाय करना होगा। यहाँ पर जितने भी लोग हैं इस बात के विटनेस हैं। तो वो उन सभी से पूछती है क्या ये बात सच है, तो वो लोग हाँ कहते हैं। ये सुनते ही उसके बॉडीगार्ड्स मिंग को पकड़ लेते हैं। सीनियर सिस्टर कहती है कि जो लोग अपने बात से मुकर जाते हैं उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, और फिर बॉडीगार्ड्स उसे जबरदस्ती वो कराते हैं। तो माफी मांगने लगता है कि मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो कहती है तुम इनसे आर्ग्यू कर रहे थे तो तुम इनसे माफी मांगो, मुझसे नहीं। फिर मिंग उन दोनों से माफी मांगता है कि मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई। जियांग जी कहती है ठीक है हम तुम्हें जाने देंगे पर पहले पे करो। मिंग कहता है कौन से पैसे, तो वो कहती है तुम भूल गए हो क्या, तुम्ही ने तो कहा था अगर तुम हारोगे तो तुम हमारे स्टोन को 10 टाइम्स ज्यादा पैसे देकर बाय करोगे, तो जल्दी से सारा पैसा निकालो, एक भी पैसा कम नहीं होना चाहिए। मिंग कहता है मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं, मेरे फ्रेंड के नाइट क्लब में एक मेल मॉडल की जरूरत है
तुम हैंडसम हो और फू फैमिली के सेकंड यंग मास्टर हो तो तुम्हारे पास तो क्लाइंट आ ही जाएंगे। वो गुस्सा करने लगता है कि मैं फू फैमिली का सेकंड यंग मास्टर हूँ और तुम मुझे मेल मॉडल बनाना चाहती हो। इस पर सब लोग हंसने लगते हैं और फिर चंगियान कहता है कि चाहे कुछ भी हो, ये फू फैमिली का सेकंड यंग मास्टर है तो इस बार इसे जाने दो। सीनियर सिस्टर भी उसके कहने पर मिंग को छोड़ देती है और उसे वहाँ से बाहर निकलवा देती है। फिर असिस्टेंट उसे कहता है कि आपने कहा था कि जो भी विनर होगा उससे लिटिल इमोर्टल मिलेगी, तो वो कहाँ है। पर वो शॉक्ड हो जाती है और सोचने लगती है कि असिस्टेंट ने इन लोगों को अपने ट्रू आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताया कि वही लिटिल इमोर्टल है। इसका फोटो भी तो बाहर लगा हुआ है, शायद इन लोगों ने नहीं देखा। सिस्टर शायद इन लोगों को अभी अपनी ट्रू आइडेंटिटी नहीं बताना चाहती। ऐसा सोचकर वो उन्हें झूठ बोल देती है कि उन्हें अर्जेंट काम हो गया इसलिए वो चली गई। जंगजी कंफ्यूज होने लगती है कि ये सिस्टर किसके बारे में बात कर रही है, मुझे तो इसके बारे में कभी नहीं बताया। वो अभी भी नहीं समझी थी कि वो उसके बारे में बात कर रही है। असिस्टेंट कहता है वो चली गई तो फिर मिस्टर फू के इलनेस का क्या होगा। वो कहता है शायद यही मेरी डेस्टिनी है, चलो यहाँ से चलते हैं, कहकर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जंगजी भी उन्हें बाय करके जाने लगती है कि मैं आपके साथ नेक्स्ट टाइम प्ले करूंगी और जाते हुए सोच रही थी कि अब तो मैं अंकल के साथ बैलेंस कर ही लूंगी। और वो घर जाते ही चंगियान से कहने लगती है कि आपने प्रॉमिस किया था इन यंग बैलेंस करने के लिए, तो अब अपना प्रॉमिस पूरा कीजिए। पर वो तो सैड था इसलिए उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। जंगजी कहती है अगर मैं यहाँ से चली गई तो मैं आपको क्योर कैसे करूंगी। वो कहता है मैं इतने सालों से बहुत सारे मेडिकल डॉक्टर से मिल चुका हूँ पर कोई मुझे ठीक नहीं कर पाया। अब मुझे लगा था कि शायद मैं लिटिल इमोर्टल से मिलूंगा तो वो मुझे ठीक कर देगी, पर वो भी नहीं हो पाया। शायद यही मेरा फेट है। वो उसे समझाने लगती है कि ऐसे गिव अप नहीं करते और वैसे भी मैंने कहा ना कि मैं आपको ठीक कर दूंगी, मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं अपनी बातों से पीछे नहीं हटती। और वो उसे एक मेडिसिन देती है खाने के लिए, पर चंगियान मना कर रहा था कि तुम मुझे बहुत वियर्ड चीजें खिलाती रहती हो। वो कहती है इस बार गलत मेडिसिन नहीं है, ये सच में आपको क्योर कर देगा, कहकर वो उसे जबरदस्ती खिला देती है। उसे खाने के बाद चंगियान को भी अच्छा फील होने लगता है और सोच रहा था कि ये पिछली वाली से अच्छा है। जंगजी उसे चल के दिखने के लिए कहती है तो वो थोड़ा सा चल के दिखाता है, वो भी बिना सपोर्ट के। इससे वो बहुत ही खुश हो जाता है कि मेरे लेग्स ठीक हो गए और उसे पूछता है कि तुमने ये कैसे किया। वो कहती है ये एक सीक्रेट है, अगर तुम अपनी एनर्जी मेरे साथ बैलेंस करोगे तभी मैं बताऊंगी। तो वो उसके पास जाते हुए कहता है कि तुम हमेशा मेरे क्लोज क्यों आना चाहती हो, तुम्हारा असली मोटिव है क्या। वो कहती है ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए। तो वो सोचने लगता है कि लगता है इसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है, पर वो तो सोच रही थी कि बस तुम ही तो हो जो मेरी हेल्प कर सकता है। चंगियान तो गलत ही समझ रहा था और उसे पूछता है कि तुम्हें इस बारे में कब पता चला। पर उसे लगता है कि ये मेरे मरने के बारे में पूछ रहा है और बताती है कि मुझे तो बहुत पहले ही पता चल गया था। चंगियान उसे किस कर लेता है और कहता है कि ये तुम ही थी जिसने पहले मुझे प्रोवोक किया था। और सीन एक कट होता है। नेक्स्ट डे ग्रैंडमा उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही थी और उन दोनों को बुलाने जाने ही वाली थी कि वो दोनों आ जाते हैं। और वो चंगियान को बिना किसी सपोर्ट के चलते हुए देखकर कहती है क्या तुम्हारे लेग्स ठीक हो गए। तो बताता है कि जियांगजी ने लास्ट नाइट मेरे लेग्स को क्योर कर दिया था, अब ये पूरी तरह से रिकवर हो गया है। ये सुनकर तो ग्रैंडमा बहुत ही खुश हो जाती है और जियांगजी को थैंक यू कह रही थी। तो वो कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा फियांसे है तो मैं इसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। तभी वहाँ पर उसके अंकल आंटी और मिंग आ जाते हैं। मिंग तो ये देखकर हैरान हो जाता है कि चंगियान के पैर ठीक हो गए हैं। ग्रैंडमा उनसे पूछती है कि तुम लोग क्या क्या कर रहे हो। आंटी बताती है कि कुछ दिनों में आपकी बर्थडे आने वाली है, उसी के बारे में बात करने आए थे। अंकल सोचने लगता है कि ये कंट्री साइड गर्ल इतनी कैपेबल है कि इसने चंगियान को ठीक कर दिया, जो इतने सालों से सफर कर रहा था, अब इसे डील करना हार्ड होगा। तभी ग्रैंडमा खुश होते हुए कहती है अरे मैं तो भूल ही गई थी कि मेरा बर्थडे आने वाला है। उस दिन एक ग्रैंड पार्टी होगा और वो फैमिली के इनहेरिटेंस को चंगियान को हैंड ओवर कर दूंगी और तुम दोनों की वेडिंग की डेट भी फिक्स कर देंगे। अंकल कहते हैं क्या सच में आप इसे फू फैमिली की इनहेरिटेंस देना चाहते हैं। वो कहती है हाँ क्यों, कुछ प्रॉब्लम है। वो कहता है नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, पर फू फैमिली का बिजनेस बहुत ही बड़ा है और ऐसे यंगस्टर को देना क्या सही होगा। ग्रैंडमा कहती है अभी नहीं तो बाद में ही सही, पर चंगियान ही फू फैमिली के बिजनेस को हैंडल करेगा। मैं इस घर की ओल्ड लेडी हूँ तो क्या मैं ये डिसीजन नहीं ले सकती। वो कहता है मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। ग्रैंडमा कहती है अभी मैं जिंदा हूँ तो तुम लोग ऐसे एक्ट कर रहे हो, मेरे डेथ के बाद तो तुम लोग फू फैमिली के बिजनेस को डाउनफॉल ही करवा दोगे। गुस्सा करने की वजह से उनकी तबीयत खराब होने लगती है तो जियांगजी उन्हें गुस्सा नहीं करने के लिए कहती है और फिर आंटी मिंग से कहने लगती है कि इस ओल्ड लेडी को तो पता ही नहीं है कि उसके लिए क्या अच्छा है, हमेशा उस चंगियान को सपोर्ट करती रहती है, अब तो वो पूरी तरह से ठीक हो गया है, ऐसे में तो वो हमारी फैमिली को बिजनेस देने के बारे में सोचेगी भी नहीं। मिंग कहता है ये स्ट्रेंज बात नहीं है कि चंगियान ऐसे कैसे ठीक हो गया, मैंने खुद उसके मेडिकल रिपोर्ट देखा था, वो क्रिटिकली इल था और मरने ही वाला था, क्या सच में उस लड़की ने उसे ठीक कर दिया। तो वो कहती है क्या पता ओल्ड लेडी और उस लड़की की कोई ट्रिक हो हमारे खिलाफ। तभी वहाँ पर जियांगजी आकर एक बॉक्स रख कर जाती है। असल में उसने ग्रैंडमा को बर्थडे पर देने के लिए कुछ मेडिसिन प्रिपेयर किया था और जैसे ही ये बात उन दोनों को पता चलती है तो वो जियांगजी को फंसाने के लिए उस मेडिसिन को टेम्पर करने के बारे में प्लान करते हैं। इससे उन लोगों का दो काम एक साथ हो जाएगा। नेक्स्ट सीन पार्टी का दिखा जाता है जहाँ मिंग और यूशिन जियांगजी की इंसल्ट कर रहे थे कि क्या इस कंट्री पंपकिन को इस पार्टी में लाना जरूरी था। तो वो उन पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कंट्री पंपकिन कहने की, अब मैं मिसेस फू हूँ। यूशिन उसके इंसल्ट करने लगती है कि तुमने तो बस मिस्टर फू से मैरिज किया है, पर यहाँ जो भी लोग आए हैं वो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। मिंग कहता है सिस्टर
जाने ला, आप ये सब छोड़िए, आप ये बताइए कि आपने ग्रैंडमा के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट तो प्रिपेयर किया होगा ना, कहीं आप कंट्री साइड से तो कुछ उठा कर नहीं ले आई, ऐसे में आप खुद ही ह्यूमिलेट होंगी। ट्यूशन कहती है इसे क्या पता होगा ऐसी पार्टीज के बारे में, ये तो माउंटेन में बड़ी हुई है। चंगियान कहता है तुम लोग अपना देखो, हम अपना देख लेंगे, कहकर उसे वहाँ से ले जाता है। मिंग सोचने लगता है कि मैं भी देखता हूँ कि कब तक तुम अपने एरोगेंस दिखाते हो। और फिर ग्रैंडमा सबके सामने जियांगजी को फू फैमिली की एल्डेस्ट ग्रैंड डॉटर इन लॉ इंट्रोड्यूस करती है। और फिर जियांगजी अपने प्रिपेयर किए हुए मेडिसिन उन्हें गिफ्ट करती है और बताती है कि इससे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। तभी आंटी कहती है कि आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ ने आपको इतने प्यार से दिया है गिफ्ट, तो आपको अभी ट्राई करना चाहिए। ट्यूशन भी कहती है कि हमने सुना है कि ये इस सब रेमेडीज के बारे में बहुत ही स्किलफुल है, तो आज हम ये देख भी लेते हैं। सबके कहने पर ग्रैंडमा मेडिसिन ट्राई कर लेती है। जियांगजी के बारे में इतना सब कुछ सुनकर वहाँ के गेस्ट उसकी तारीफ करने लगते हैं कि ये कितना ब्यूटीफुल है और इसे रेमेडीज के बारे में भी नॉलेज है, दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, दोनों साथ में मेड फॉर ईच अदर लग रहे हैं। थोड़ी देर बाद ही उनकी तबीयत खराब होने लगती है। उनका फैमिली डॉक्टर चेक करके बताता है कि उन्होंने जो खाया था उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। जियांगजी भी चेक करके बताती है कि इन्हें किसी ने पॉइजन दिया है। आंटी अंकल उसे ही ब्लेम करने लगते हैं कि तुमने जो मेडिसिन दिया था उन्होंने वही खाया था, तो तुम ही ने उन्हें पॉइजन दिया है, तुमने ये सब कुछ इनहेरिटेंस पाने के लिए किया है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। हमको लगा ही था कि एक कंट्री गर्ल को मेडिसिन के बारे में कैसे पता होगा। ये सब देखने के बाद वही गेस्ट जो पहले उसकी तारीफ कर रहे थे अब उसकी बुराई करने लगते हैं कि ये ऐसा कैसे कर सकती है, इनहेरिटेंस पाने के लिए कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है, लगता है कि चंगियान इतना कैपेबल ही नहीं है। जियांगजी कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, जरूर मेरे मेडिसिन को किसी ने टेम्पर किया है। मिंग कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, जो भी गिफ्ट लेकर आया है वो उसके साथ ही है, तुम्हारा गिफ्ट भी तुम्हारे पास ही था, तो कोई कैसे टेम्पर कर सकता है, तुमने ये सब जानबूझकर किया है इनहेरिटेंस पाने के लिए। ट्यूशन कहती है इसका मतलब डैड सही कह रहे थे कि तुम्हारे ऊपर बैड लक है, पहले तुम्हारी वजह से डैड को जेल हो गया और अब तुम फू फैमिली में आई हो तो ये सब हो रहा है। गेस्ट भी कहने लगते हैं कि हाँ ये सब कुछ हमारे सामने ही हुआ है, तुम्हारी ही गलती है। अभी डॉक्टर कहने लगता है कि ओल्ड लेडी के पूरे बॉडी में पॉइजन फैल चुका है, अब इन्हें ठीक करना बहुत ही मुश्किल है। अभी जियांगजी कहती है कि मैं ट्राई करती हूँ इन्हें सेव करने में, पर अंकल मना कर रहे थे कि मैं इसके लिए अलाउ नहीं करूंगा, जिसने पॉइजन दिया है हम उससे ट्रीट कैसे करवा सकते हैं। बाकी लोग भी कहने लगते हैं कि हाँ ये सही बात है, ऐसे में तो उसे एक और मौका मिल जाएगा ओल्ड लेडी को हार्म करने के लिए। जियांगजी कहती है उन्हें जो पॉइजन दिया गया है वो बहुत ही खतरनाक है, अगर उसे जल्दी से डिटॉक्सिफाई नहीं किया गया तो बाद में कर भी नहीं पाएंगे। आंटी कहती है जबकि इस शहर का बेस्ट डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहा है तो तुम क्या कर लोगी, और मन ही मन सोच रही थी कि अगर ये ओल्ड लेडी मर जाएगी तो हमारे लिए ही फायदा है। सब लोग जियांगजी को ही ब्लेम कर रहे थे तो चंगियान सबको चुप रहने के लिए कहता है और वो जियांगजी की साइड लेने लगता है। तो मिंग कहता है कि तुम भी फू फैमिली का हिस्सा हो, तो तुम हमारा साथ नहीं देकर एक आउटसाइडर का साइड क्यों ले रहे हो, तुम असल में चाहते क्या हो। अंकल जबरदस्ती जियांगजी को वहाँ से बाहर निकाल रहे थे, तो वो कहती है एक बार मैं ग्रैंडमा को ठीक कर दूं उसके बाद मैं खुद ही चली जाऊंगी, पर वो लोग कहने लगते हैं कि पहले तुमने उन्हें पॉइजन दिया और अब उन्हें बचाने की प्रिटेंड कर रही हो। ट्यूशन कहती है कि अच्छा हुआ तुम एडमिट कर लो कि तुम्ही ने पॉइजन दिया था, तो शायद तुम्हें फू फैमिली जाने देंगे। अभी डॉक्टर कहता है कि इनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो रही है, तो जियांगजी अपनी पावर से उनसे खुद को छुड़ा लेती है और वो आकर ग्रैंडमा को ट्रीट करने लगती है। इसी दौरान वो और ज्यादा ब्लड वॉमिटिंग करने लगती है, तो सब लोग घबराने लगते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो। तो वो कहती है आप लोग नर्वस मत हुई, मैंने उनके बॉडी से पॉइजन को बाहर निकाल दिया है। ट्यूशन कहती है अब एक्टिंग करना बंद भी करो, और कितना झूठ बोलोगी, तुमने कहा कि ग्रैंडमा ठीक हो गई हैं, पर अभी तक तो वो होश में भी नहीं आई हैं। आंटी भी उसका साइड लेने लगती है और कहती है कि ये क्लियरली दिख रहा है कि उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई है, और फिर से सब लोग उस पर भड़कने लगते हैं और उसे वहाँ से बाहर निकलवाने वाले थे, पर चंगियान उन्हें रोकता है और कहता है कि मैं भी देखता हूँ किसकी इतनी हिम्मत है। अंकल कहने लगते हैं ये तुम क्या कर रहे हो, इस लड़की की वजह से तुम ब्लाइंड हो चुके हो, तुम्हें ग्रैंडमा की भी तबीयत दिखाई नहीं दे रही है। तो वो कहता है कि क्या प्रूफ है कि ये सब कुछ जियांगजी ने ही किया है। आंटी कहती है कि सब लोगों ने देखा उस मेडिसिन लेने के बाद ही ग्रैंडमा की तबीयत खराब हुई है, इतना प्रूफ काफी है। सब लोग भी उसी का ही साइड लेने लगते हैं, हाँ हाँ ऐसा ही हुआ है, और जियांगजी को बाहर निकालने के लिए कहते हैं। तो वो कहती है ग्रैंडमा जल्दी ही होश में आ जाएंगी, उनकी बॉडी में ज्यादा टॉनिक चला गया था इसलिए रिकवर होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ग्रैंडमा के होश में आने तक का वेट कर लेते हैं, पर कोई भी उसकी बात पर बिलीव नहीं कर रहा था और कहते हैं जबकि डॉक्टर जियांग उन्हें ठीक करने का गारंटी नहीं दे सकते तो तुम कैसे कर लोगी। पर चंगियान कहता है कि मुझे उस पर बिलीव है, वो जरूर ग्रैंडमा को ठीक कर देगी। तभी मिंग कहता है अगर आपको इतना ही बिलीव है जियांगजी पर तो आप मेरे साथ एक बेट लगा लीजिए, अगर वो ग्रैंडमा को होश में नहीं ला पाई तो आपको फू फैमिली की हायर की पोजीशन छोड़कर जाना होगा। तो चंगियान उससे बेट लगा लेता है और कहता है कि अगर हम जीते तो तुम्हें फू फैमिली छोड़कर जाना होगा। तो वो लोग मान जाते हैं और उसे कहने लगते हैं कि तुम गलती कर रहे हो, और मन ही मन सोच रहे थे कि अगर ये बुढ़िया मर जाएगी तो सारा फू फैमिली हमारा होगा। और फिर चंगियान ग्रैंडमा को अपने पावर से होश में लाने की कोशिश करती है और थोड़ी देर बाद उन्हें होश भी आ जाता है। ये देखकर तो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और उनसे अच्छे से बात करने की कोशिश करते हैं, पर ग्रैंडमा उन पर गुस्सा करने लगती हैं कि इस बार तुम लोगों ने तो हद ही पार कर दी। आंटी अंकल कहने लगते हैं हम तो आपके लिए वरीड हो रहे थे इसलिए ये सब कुछ कर रहे थे, पर वो कहती है पहले तुम लोगों को मुझे ट्रीट करने के वजह मेरे ग्रैंडसन को फू फैमिली से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे हो कि तुम लोग मेरे
लिए वरीड थे। ये बात अच्छे से सुन लो कि चंगयान ही फू फैमिली का हायर होगा। अगर मैं फ्यूचर में मर भी गई तो फू फैमिली की सारी प्रॉपर्टी मेरे ग्रैंड सन चंगयान और ग्रैंड डॉटर इन लॉ जियांगची का ही होगा। ये सुनकर तो वो खुशी हो रही थी कि अब मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। मिंग उन पर गुस्सा हो रहा था कि आप ऐसा नहीं कर सकती। तो चंगयान कहता है अब तुम्हें ग्रैंडमा पर गुस्सा होने का कोई हक नहीं है। तुम लोगों ने ही बेट लगाया था ना, अब फू फैमिली से निकल जाओ। तो आंटी कहती है कुछ भी हो हम तुम्हारे एल्डर्स हैं, तुम हमसे ऐसे रूडली बात नहीं कर सकते। वो कहता है पर आप लोगों ने ही बेट लगाई थी ना, आप लोगों को फू फैमिली छोड़कर जाना होगा। अंकल ग्रैंडमा को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि मैं आपका बेटा हूँ, पर वो उनकी बातों में नहीं आती और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है और कहती है कि तुम्हें फू फैमिली की बिजनेस भी नहीं मिलेगा। और फिर चंगयान उनसे जियांगजी से माफी मांगने के लिए कहता है, तो वो ना चाहते हुए भी जियांगजी से माफी मांगता है। और मनी मन सोच रहा था कि तुम दोनों से आज के ह्यूमिलेशन का बदला तो लेकर रहूंगा। फिर वो लोग वहाँ से जा रहे थे तो वो मिंग को रोक कर कहता है कि क्या तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा माफी मांगने के लिए। तो वो भी जियांगजी से गुस्से में माफी मांग कर वहाँ से चला जाता है। घर जाने के बाद वो लोग बहुत ही गुस्से में थे। तो मिंग कहता है उस बुढ़िया ने हमें एक पेनी भी नहीं दिया और अब आपकी जॉब भी चली गई, हम ऐसे हार नहीं मान सकते। तो वो कहता है किसने कहा कि मैंने गिव अप कर लिया है, मैं भी देखता हूँ वो चंगयान फू फैमिली के इनहेरिटेंस को कैसे इनहेरिट करता है और उसे मारने का प्लान करते हैं। नेक्स्ट सीन में वो किसी के आने का वेट कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। वो लोग उसे मास्टर कहकर बुला रहे थे और कहते हैं कि आप फाइनली आ ही गई। वो कहती है तुम लोगों ने मुझे बुलाया था तो मुझे तो आना ही था, बताओ क्या काम है। अंकल कहता है किसी को मारना है, अगर आपने ये काम कर दिया तो मैंने पहले जितना पैसा बोला था उसे 3 टाइम्स ज्यादा दूंगा। वो कहती है पहले मैंने तुम्हें एक मेडिसिन दिया था ना, उसका यूज करो, वो 100% मिलाकर बना है, अगर उसे किसी ने ले लिया तो वो ब्लड वॉमिटिंग करके मर जाएगा। पर वो लोग बताते हैं कि किसी ने उसे न्यूट्रलाइज कर दिया है। ये सुनकर तो वो सॉफ्ट हो गई थी और पूछती है कि कौन है वो। और जैसे ही वो जियांगजी का नाम सुनती है वो हैरान हो जाती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं उससे यहाँ मिलूंगी। ऐसी बातें सुनकर अंकल पूछते हैं कि आप उसे पहले से जानती हैं। वो बताती है कि पहले मैं और वो एक ही मास्टर के अंडर में थे, मैं उससे हर चीज में ज्यादा टैलेंटेड थी, पर हमेशा मास्टर उसे ही फेवर करते थे और बाद में मुझे ये कहकर वहाँ से निकाल दिया कि मेरे इवल इंटेंशन है। आंटी सॉफ्ट हो जाती है कि इसका मतलब जियांगजी ही उस मास्टर की डिसाइबल है। वो लड़की कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे मैच नहीं कर पाऊंगी, अब मैं दिखा दूंगी कि कौन बेटर है। मेरे दुश्मन के दुश्मन मेरे फ्रेंड्स हुए, अब तो मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। ये सुनकर तो वो लोग भी खुश हो जाते हैं कि एक ही बार में दोनों से निपट लेंगे। नेक्स्ट सीन में वो लड़की चंगयान पर अपने मैजिक से कोई मेडिसिन डाल देती है और सोच रही थी कि मुझे ये बहुत सर्च करने के बाद मिला है, ये तुम्हारी बॉडी को धीरे धीरे करके मारेगा। अब मैं देखती हूँ कि जियांगजी इससे कैसे बचाती है। चंगयान को थोड़ा सा फील तो होता है पर वो बाद में ठीक हो जाता है, तो इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता और घर के अंदर चला जाता है। तो जियांगजी कहने लगती है कि चलो ना इन यांग बैलेंसिंग करते हैं। ये सुनकर तो असिस्टेंट शर्मा जाता है और कहता है आप घर आ गए हैं तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, कहकर वहाँ से चला जाता है। जियांगजी पूछती है कि असिस्टेंट क्यों चला गया। तो चंगयान पूछता है क्या तुम्हें इन यांग बैलेंसिंग के बारे में पता है कि वो क्या है। तो वो बताती है कि मास्टर ने तो मुझे इस बारे में बताया ही नहीं, उन्होंने बस तुम्हें ढूंढने के लिए कहा था, तो तुम्हें इस बारे में पता होगा ना कि ये क्या है। चलो जल्दी से इसे कंप्लीट कर लेते हैं। चंगयान कहता है हाँ इसे जरूर हम कंप्लीट करेंगे, पर अभी नहीं, हमारे मैरिज के बाद। वो पूछती है कि अभी क्यों नहीं। तो वो कहता है क्योंकि पहले मैं तुम्हें एक प्रॉपर वेडिंग देना चाहता हूँ, और उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है। तो वो भी हाँ कह देती है। फिर वो उसे रेस्ट करने के लिए जाने के लिए कहता है और बताता है कि कल हम वेडिंग ड्रेस शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। नेक्स्ट डे वो लोग वेडिंग ड्रेस शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर बहुत ही प्रीटी ड्रेस था और जियांगजी उसमें से एक चूज कर लेती है। तो चंगयान उसे ट्राई करने के लिए कहता है। तो जैसे ही ट्राई करने के लिए जाती है तो असिस्टेंट चंगयान से कहता है अपने बस एक ड्रेस के लिए बहुत बड़े बड़े डिजाइनर के अब डिजाइनर ड्रेसेस को कलेक्ट किया है, क्या आप अभी भी कहेंगे कि वो आपको पसंद नहीं है। तो वो कहने लगता है जो मैंने तुम्हें काम दिया था क्या वो हो गया। तो हाँ कहता है। तभी वहाँ पर जियांगजी वो ड्रेस पहन कर आती है, उसमें वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। उसे देखकर तो असिस्टेंट भी उसकी तारीफ करने लगता है कि आप तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं, आपकी चॉइस को मानना पड़ेगा। फिर उसके पूछने पर कि मैं कैसी लग रही हूँ, चंगयान बताता है कि हाँ तुम अच्छी लग रही हो। फिर वो कहती है कि वो यही ड्रेस लेगी। तभी वहाँ पर यू शिन मिंग के साथ आती है और कहती है कि अफसोस तुम इसे नहीं ले पाओगी। वो कहती है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो यू शिन कहती है हमारी वेडिंग हो रही है तो मैं बस तुम्हें देखने आई हूँ कि तुम वेडिंग ड्रेस में कैसी लग रही हो। चंगयान कहता है यहाँ आज हमारे अलावा किसी और को सर्विस नहीं दिया जाएगा, तो अच्छा होगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना मैं यहाँ से बाहर निकलवा दूंगा। मिंग कहता है डोंट वरी, हम यहाँ बस वही लेने आए हैं जो हमारा है। जियांगजी कहती है यहाँ तुम लोगों का कुछ नहीं है तो यहाँ से चले जाओ। यू बताती है जो तुमने ड्रेस पहना है वो मेरा है। असिस्टेंट कहता है कि हमने इसे पहले ही बाय कर लिया है, ये रहा है इसका रिसिप्ट। मिंग बताता है कि अब इसका कोई वैल्यू नहीं है, शायद आप लोगों को नहीं पता कि इस ड्रेस के डिजाइनर ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, अब उसके सारे ड्रेसेस हमारे हुए। अभी यहाँ पर स्टोर की मैनेजर आकर उससे माफी मांगने लगती है और बताती है कि ये डिजाइनर हमेशा हमारे स्टोर पर ही अपने डिजाइनर ड्रेसेस सेल करते थे, इससे कभी कोई इशू नहीं हुआ, तो हमें लगा कि इस बार भी वो हमारे स्टोर को ही सेल करेंगे, इसलिए कॉपीराइट भी वेरीफाई नहीं किया। असिस्टेंट गुस्सा करने लगता है कि आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, बिना कॉपीराइट चेक किए अपने स्टोर पर ड्रेसेस कैसे सेल कर सकते हो। वो माफी मांगते हुए कहती है कि हम इसका
इसका कॉम्पेसेट कर देंगे। और असिस्टेंट कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर फू को पैसे चाहिए? कल इनकी वेडिंग है, बताओ कैसे कॉम्पेसेट करोगी? मैनेजर कहती है हमारे पास और भी ड्रेसेस हैं, आप जाकर वो देख सकते हैं। ट्यूशन भी कहने लगती है कि तुम्हारे ऊपर आउटसाइड वाला ड्रेस ऐसे सूट करेगा। जियांगजी कहती है मैं कोई और ड्रेस ले लूंगी, कहकर वो चेंज करने जा रही थी। अभी उसे यूशिन जानबूझकर गिरा देती है। चंग्यान उन पर गुस्सा करने लगता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, पर वो लोग उसकी इंसल्ट करने लगते हैं कि तुम एक वेडिंग ड्रेस पहनकर चल भी नहीं पा रही हो। चंग्यान मिंग से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो कहता है आपकी वेडिंग होने वाली है तो मैं बस आपको कांग्रेचुलेशन करने आया था। वो कहता है मुझे तुम्हारी कांग्रेचुलेशन की कोई जरूरत नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। मिंग कहता है आप चिंता मत कीजिए, हम अपना ड्रेस लेकर यहाँ से चले जाएंगे। और फिर जियांगजी ड्रेस चेंज करके वो ड्रेस उन्हें दे देती है। पर यूशिन उस ड्रेस पर रिंग गिरा देती है और कहती है कि ये ड्रेस मेरा है तो मैं इसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। ऐसा कहकर वो उस ड्रेस को खराब करके वहाँ से चले जाते हैं। तो जियांगजी गुस्सा कर रही थी कि वो लोग इतने ब्यूटीफुल ड्रेस को खराब कैसे कर सकते हैं। असिस्टेंट माफी मांग रहा था कि ये मेरी भी गलती है, मुझे डिजाइनर से पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी। चंग्यान कहता है कोई बात नहीं, ये सब उन लोगों ने जानबूझकर किया है, तुम जाकर इससे भी अच्छी ड्रेस अरेंज करो। तो वो कहता है कि बहुत कम टाइम है, ऐसे में ये सब कैसे होगा? जियांगजी कहती है कोई बात नहीं, मैंने और भी अच्छे अच्छे ड्रेस देखे थे, मैं वो जाकर ट्राई कर लेती हूँ। तभी वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है और वो किसी को फोन करके पूछता है कि क्या वो काम हो गया। वो हाँ कहता है तो वो उस ड्रेस को डिलीवर करने के लिए कहता है। और फिर वो चंग्यान को बताता है कि आपको याद है आपने एक बार बहुत ही फेमस डिजाइनर इसाबेल के ड्रेस को पसंद किया था, मैंने उनके पास कुछ लोगों को भेजा था ताकि उन्हें कन्विंस कर सके कि वो हमें वो ड्रेस सेल करें। और फिर फाइनली 3 दिन के मेहनत के बाद वो मान गई और उन्होंने वो ड्रेस हमें सेल कर दिया, थोड़ी देर में डिलीवर हो जाएगा। ये सुनकर चंग्यान बहुत ही खुश हो जाता है और बताता है कि मैंने उस ड्रेस को एक बार ऑक्शन में देखा था, मैंने उसके लिए बहुत पैसे लगाया था, अब उसका कोई रिग्रेट नहीं है। तब तक वो ड्रेस भी डिलीवर हो जाता है। उस ड्रेस को देखकर सब लोग तारीफ करने लगते हैं कि ये तो बहुत लग्जरियस वेडिंग ड्रेस है। उस फेमस डिजाइनर ने बस 3 ही ऐसे ड्रेस बनाए थे, ये कोई ड्रेस नहीं बल्कि उसके क्रिएशन का मास्टरपीस है। जियांगजी भी कहने लगती है कि ये ड्रेस तो पिछले वाले से बहुत ज्यादा अच्छा है और चंग्यान को थैंक यू कहने लगती है ड्रेस के लिए। नेक्स्ट सीन में वेडिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोगों को पता चल गया था कि जियांगजी उस फेमस डिजाइनर इसाबेल के ड्रेस को पहनने वाली है और इसी वजह से मीडिया वाले भी आए हैं उसे कैप्चर करने के लिए। ऐसे में तो ये वेडिंग और भी ग्रैंड हो जाएगा। जैसे ही इस बारे में यूशिन को पता चलता है वो गुस्सा कर रही थी कि मुझे पता नहीं था इनके पास बैकअप प्लान भी है। वहीं पर उनकी मास्टर वाली लड़की भी थी और वो मनी मन सोच रही थी कि ये खुशी तुम्हारे लिए ज्यादा देर तक नहीं है। तभी वहाँ पर ब्राइड की एंट्री होती है और वो उस ड्रेस में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। और फिर उनकी वेडिंग सेरेमनी शुरू होती है। पहले जियांगजी वाउस लेती है, उसके बाद जैसे ही चंग्यान की बारी आती है उसकी तबीयत खराब होने लगती है। ये देखकर सब लोग परेशान हो जाते हैं कि उसे क्या हुआ है। जियांगजी चेक करके बताती है कि इसे किसी ने पॉइजन दिया है। मिंग कहता है आज के दिन भला इसे कौन पॉइजन दे सकता है, जरूरी है एक्टिंग कर रहा है। तभी असिस्टेंट कहने लगता है कि तुम्ही ने मिस्टर फू को पॉइजन दिया है ना। और वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम बस चंग्यान का डॉग हो जो हमेशा उसके साइड लेते हो। अंकल उसे शांत कराता है कि हम तुम्हारे ब्रदर के वेडिंग में आए हैं तो कोई ट्रबल क्रिएट मत करो। ग्रैंडमा भी उनसे पूछती है क्या तुम लोगों ने ये सब किया है? अंकल कहते हैं आप ये क्या कह रहे हैं, चंग्यान के इतने बड़े दिन में हम ऐसा क्यों करेंगे? फिर भी वो उनके सामने नील डाउन हो जाती है और कहती है कि मैं तुम लोगों से बैक करती हूँ, चंग्यान के पॉइजन का एंटीडोट दे दो, मैं फू फैमिली के सारे इनहेरिटेंस तुम लोगों को दे दूंगी। ये देखकर सब लोग बातें करने लगते हैं कि क्या सच में एक अंकल ने अपने नेफ्यू को पॉइजन दिया है? पता नहीं ऐसे रिच फैमिली में क्या होता रहता है। अंकल कहते हैं सच में मैंने चंग्यान को पॉइजन नहीं दिया है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे ऊपर बिजली गिर जाए। ये देखकर वो लड़की सोच रही थी कि कितना ये चालाक है, अगर इसने मुझे पैसे नहीं दिए होते तो मैं उसे कर्ज क्यों करती। जियांगजी कहती है मुझे सबसे पहले अंकल को ठीक करना होगा, अब सारे गेस्ट को बाहर जाने के लिए कहिए। तो सारे गेस्ट वहाँ से जा रहे थे। जियांगजी चंग्यान को हील करने की कोशिश कर रही थी, तभी उसे पता चलता है इसे किसी ने पॉइजन नहीं बल्कि कर्ज दिया है और वो सारे लोगों को वहाँ से जाने से मना कर देती है और कहती है बताओ तुम लोगों में से किसने अंकल को कर्ज दिया है, अच्छा हुआ कि वो सामने आ जाए। तो वो लड़की कहने लगती है क्या बात है, तुमने तो मुझे बहुत जल्दी ही ढूंढ लिया। उसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो कहती है कि ये तुम्हारी वेडिंग का गिफ्ट है, तुम्हें पसंद आया। पर वो गुस्सा करने लगती है कि अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पास आओ, अंकल के साथ ऐसा क्यों किया, उनके ऊपर से इस कर्ज को लिफ्ट करो। वो कहती है तुम खुद ही कर लो, क्या तुम इतना कैपेबल नहीं हो, तुम तो मास्टर के लास्ट डिसाइबल हो ना। असिस्टेंट जानकर शॉक्ड हो जाता है कि तुम ही वो डिसाइबल हो जिसे हम इतने टाइम से ढूंढ रहे थे। जियांगजी कहती है अब मुझे रूड होने के लिए ब्लेम मत करना, कहकर उस पर अटैक कर देती है। तो वो भी उस पर अटैक कर देती है तो जियांगजी इंजर्ड हो जाती है और उसे कहती है कि ये कौन सा स्पेल है, बहुत ही पावरफुल है। तो वो बताती है कि बहुत सालों पहले जब मुझे माउंटेन से बाहर निकाल दिया गया था तो मैंने बहुत सारे एंशियंट बुक्स से लोगों को कर्ज देने वाला मोस्ट पावरफुल स्पेल सीखा था। जियांगजी बताती है कि मास्टर ने तुम्हें माउंटेन से इसलिए बाहर निकाला था क्योंकि तुम्हारा हार्ट प्योर नहीं था, इसलिए वो चाहते थे कि तुम और ज्यादा कल्टीवेट ना कर पाओ और एक ऑर्डिनरी सी लाइफ स्पेंड करो। पर किसे पता था कि तुम ऐसे गलत रास्ते पर चली जाओगी। वो कहती है तो क्या हो गया, आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। और वो अपने मैजिक से फटाक से उसके पास चली आती है और कहती है तुम मास्टर के सबसे प्यारे डिसाइबल हो ना, आज मैं तुम्हें मार कर तुम्हारे हेड को मास्टर के पास
ले जाऊंगी तो वो बहुत ही सैड हो जाएंगे और इससे मैं बहुत ही खुश हो जाऊंगी। तभी ग्रैंडमा कहती है ये सब तुम क्या कर रही हो, तुम मेरे ग्रैंडसन को हर्ट नहीं कर सकती। वो उन पर भी अपना मैजिक यूज करती है। जियांगजी कहती है तुम भूल गई हो क्या मास्टर ने क्या टेक्निक सिखाया था, तुम ऐसे किसी पर भी अपना मैजिक यूज नहीं कर सकती। तो वो लड़की कहती है अब मैं उनकी डिसेबल नहीं हूँ तो उनकी बात मानने की कोई जरूरत नहीं है। और वो उसे मारने वाली थी पर तभी वहाँ पर मास्टर आ जाते हैं और कहते हैं अभी ये सब कुछ बंद कर दो। पर वो कहाँ रुकने वाली थी और कहती है कि अच्छा हुआ कि तुम भी यहाँ आ गए, आज मैं तुम्हें भी मार दूंगी कहकर उस पर अटैक करने जा रही थी। पर वो मैजिक से उसे ही बांध देते हैं और कहते हैं तुमने अपने कर्स स्पेल से बहुत सारे ऑर्डिनरी लोगों को हार्म किया है, अच्छा होगा कि तुम अपनी मिस्टेक एडमिट कर लो। पर वो कहने लगती है कि अगर तुम्हें इतने गट्स है तो मुझे अनटाई करो और मेरे साथ एक फेयर फाइट करो। मास्टर कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मैच कर पाओगे। ग्रैंडमा उस लड़की से पूछते हैं कि हमने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा तो तुम मेरे ग्रैंडसन को हट क्यों करना चाहती हो। तो वो बता देती है कि मुझे ऐसा करने के लिए किसी ने बहुत सारे पैसे दिए थे। तभी अंकल घबराते हुए कहता है कि मॉम आप इसकी बात मत सुनिए, ये एक मॉन्स्टर है। वो लड़की कहती है अच्छा मैं एक मॉन्स्टर हूँ, तुम्ही ने मुझे नहीं कहा था अगर मैं चंगयान को मारने में तुम्हारी हेल्प करूंगी तो तुम मुझे बहुत सारे पैसे दोगे, कहाँ है वो पैसे। अंकल अभी भी कह रहा था कि आप इसकी बातें मत सुनिए, ये मुझे बस फ्रेम करना चाहती है। तो वो कहती है मैं ऐसे ही किसी को कर्स स्पेल का यूज क्यों करूंगी, इससे तुम्हारा ही फायदा होने वाला था। चंगयान के मर जाने के बाद सारे वेल्थ तुम अपने नाम पर कर लेते, इसलिए तुमने मुझसे हेल्प मांगी थी। ये जानकर सब लोग बातें करने लगते हैं कि ये एक ऐसा इंसान है जो अपने ही नेफ्यू को मारना चाहता है, पता नहीं इसके पास दिल है भी कि नहीं। मास्टर उसे कहते हैं तुमने पैसों के लिए बहुत सारे लोगों को हार्म किया है, तुम ये बात एडमिट करती हो या नहीं, और जल्दी से इसके बॉडी से अपना कर्स रिमूव करो। पर वो साफ साफ मना कर देती है कि वो ऐसा नहीं करेगी और बताती है कि इसमें मेरा बहुत सालों का रिसर्च लगा है, ऐसे ही इसे कोई ब्रेक नहीं कर सकता। जियांगजी कहती है मास्टर कुछ भी कीजिए पर अंकल को बचा लीजिए। तो वो पहले तो उस लड़की को बेहोश कर देते हैं और चंगयान को रूम में ले जाने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट सीन रूम में दिखा जाता है जहाँ पर उस मास्टर के साथ साथ वो लड़की भी आती है। ये देखकर सब घबरा जाते हैं तो मास्टर बताते हैं कि मैंने इसके मेमोरी और पावर इरेज कर दिया है, अब ये एक ऑर्डिनरी सी लड़की है। और कहते हैं चंगयान के बॉडी से ये कर्स रिमूव कर पाना बहुत ही मुश्किल है। अभी ग्रैंडमा कहने लगती है कि आप जल्दी से मेरे ग्रैंडसन को ठीक कर दीजिए, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं भी जी नहीं पाऊंगी। जियांगजी कहती है आप चिंता मत कीजिए ग्रैंडमा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मास्टर के पास कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा है ना। वो कहते हैं हाँ एक रास्ता है और वो अपने मैजिक से एक पिल बनाते हैं और बताते हैं कि ये थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता है हमारी, और फिर उसे चंगयान की बॉडी में डाल देते हैं तो उसे होश आ जाता है। वो होश में आते ही जियांगजी और ग्रैंडमा से माफी मांगने लगता है कि आप लोग मेरी वजह से परेशान हो गए। तभी मास्टर कहते हैं अभी चंगयान पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, आप लोग बाहर जाइए, मुझे उससे कुछ बात करनी है। तो सब लोग बाहर चले जाते हैं। जियांगजी भी उनके साथ जा रही थी तो वो उन्हें रोककर कहते हैं कि तुम यहाँ रुको, और बताते हैं कि अभी चंगयान की बॉडी से वो कर्स उतर गया है, अभी उसकी बॉडी वीक है पर तुम दोनों को जल्द से जल्द इनयांग बैलेंसिंग कर लेना चाहिए। जियांगजी कहते हैं हाँ कर लेंगे पर इसका मतलब क्या है। वो साय होते हुए कहते हैं कि तुम उसी से ही पूछ लो। चंगयान कहता है हाँ मुझे इस बारे में पता है पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये करना इतना जरूरी क्यों है। तभी वो बताते हैं कि तुम्हारा वर्म बॉडी है और जियांगजी का सुप्रीम बॉडी, अगर तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ इनयांग बैलेंसिंग नहीं किया तो तुम दोनों बहुत जल्द मर जाओगे, और इस बारे में तुम्हारे पेरेंट्स को भी पता था, इसलिए उन्होंने तुम दोनों की मैरिज एग्रीमेंट किया था। तो चंगयान सब समझ जाता है। मास्टर कहते हैं मेरा काम अब खत्म हो गया है और जियांगजी से कहते हैं कि तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना, मुझे अभी भी घूमने जाना है कहकर वो उस लड़की को लेकर चले जाते हैं। और फिर चंगयान अपने अधूरे वाउस को पूरा करता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, और वो उसे किस करता है। ग्रैंडमा अंकल को बहुत डांट रहे थे कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तो वो लोग माफी मांगने लगते हैं कि इस बार हमें माफ कर दीजिए, हम थोड़ा सा भटक गए थे। और वो इस बार उनकी एक नहीं सुनती और वो फू फैमिली से उन्हें निकाल देती है और बताती है कि कल मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको ये क्लियर कर दूंगी कि तुम्हारा और मिंग का अब से फू फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है और ना ही फू फैमिली के प्रॉपर्टी पर। तो वो लोग कहने लगते हैं आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, हम एक फैमिली हैं। ग्रैंडमा कहती है जब तुम लोग चंगयान को मारने वाले थे तब तुम लोगों को याद नहीं आया, मुझे तुम्हारे जैसा बेटा नहीं चाहिए, निकल जाओ मेरे घर से वरना सिक्योरिटी बुला लेंगे। तो उन लोगों को मजबूरन वहाँ से जाना पड़ता है। और वही चंगयान और जियांगजी अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। इसी के साथ हमारा ये ड्रामा खत्म हो जाता है।